तो देखो हम लोग पिछला दिन क्या स्टार्ट किए थे, क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर में हम लोग क्या पढ़े थे कि क्वांटम नंबर हम लोग क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है तो किसका इंफॉर्मेशन देता है, पोजीशन का, एनर्जी का, मेनली पोजीशन और एनर्जी। पोजीशन में ही सेल आ जाता है और सब सेल आ जाता है, उसका तो ऑर्बिटल्स आता है और ऑर्बिटल में फिर उसका स्पिन आता है। तो क्वांटम नंबर को कितना भाग में बांटे थे हम लोग, 4 भाग में बांटे थे। कौन कौन सा था हम लोग के पास, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। तो पहला दो तो हो गया हम लोग का, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर हो गया। ठीक है, अब आज हम लोग देख रहे हैं स्पिन क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। पहले हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे स्पिन क्वांटम नंबर। तो हेडिंग लिखो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसको किससे डिनोट करने का बात किया था हम लोग, एम या फिर ml से डिनोट करते हैं हम लोग इसको। ठीक है, यदि पहले वाला नहीं देखा है तो उसको देख लेना बढ़िया से। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसमें लिखो सबसे पहले, इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट number of orbitals. It gives the information about number of orbitals and orientation of orbitals. कितना ऑर्बिटल होगा और इसका ओरिएंटेशन कैसा होगा उसके बारे में हमको ये जानकारी देता है। कौन देता है जानकारी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, अब यहाँ पे ध्यान देना कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है उसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं। एम का देखो वैल्यू निकालना है या फिर एमएल का वैल्यू निकालना है, तो इसके लिए हम लोग का जो फॉर्मूला है वो होता है माइनस एल प्लस एल, मतलब बीच में जीरो आ जाएगा। ध्यान देना, मतलब इसको इसी तरह से लिख सकते हैं माइनस एल टू जीरो टू प्लस एल, या फिर माइनस एल टू प्लस एल लिखेंगे तो तुम सोचो माइनस से प्लस में जाएंगे तो बीच में जीरो आ ही जाएगा हम लोग के पास। मतलब इसके लिए हमको सबसे पहले एल पता होना पड़ेगा। जब तक एल नहीं पता होगा तब तक हम लोग इसके बारे में नहीं बता सकते। अब ध्यान देना कि एग्जाम्पल के तौर पर कल तुमको क्या बोल रहे थे कि पहले हम लोग एन निकालते हैं, एन के बाद हम लोग क्या निकालते हैं, एल निकालते हैं, जिसका नंबर 0 to n - 1 होता है। उसके बाद अब क्या आ गया हम लोग के पास, एम आ गया, जो कहाँ से कहाँ तक होगा, माइनस एल टू प्लस एल। ध्यान रखना बीच में जीरो है, तो माइनस एल टू कितना हो गया, प्लस एल हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो तुम ध्यान देना यहाँ पर n बराबर कितना है मेरे पास 1, तो l बराबर क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, और 1 - 1 करेंगे तो मतलब n जब 1 रहेगा तो l का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। तो l यदि 0 होगा तो तुम सोचो m क्या होगा, -0 to +0, -0 कुछ होता नहीं है, +0 कुछ नहीं होता, मतलब m का वैल्यू सिंपली क्या होगा, 0 आएगा। m का वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। अब n का वैल्यू यदि हम 2 रखते हैं, कितना रखें, 1 से स्टार्ट किया, 2 रखें, तो 2 रखे तो l का वैल्यू क्या क्या आ सकता है, ध्यान दो यहाँ से। यहाँ से l का 2 वैल्यू आ सकता है, एक आ सकता है 0 और एक आ सकता है 1, एक आ सकता है 0 और एक आ सकता है 1। जब l 0 आएगा तो फिर से m कितना आ सकता है, सिर्फ 0, और यहाँ पर कितना आ सकता है m, तो l 1 है तो -1 2 0 2 प्लस 1 हो जाएगा, मतलब पहले -1 आएगा फिर 0 आएगा फिर +1 आ जाएगा, तो -1 हुआ फिर 0 हुआ फिर मेरा +1 हुआ। इसमें कोई डाउट। अब सेम इसी तरह आगे बढ़ते हैं हम लोग, और n को यदि हम 3 रखते हैं तो तुम सोचो क्या क्या वैल्यू आएगा, l बराबर 0, l बराबर 1, फिर से l बराबर 2, 3 वैल्यू आएगा हम लोग पास। l 0 है मतलब m कितना है 0, l 1 है इसका मतलब m कितना आएगा -1 0 +1, और यहाँ पर m कितना आएगा -2 -1 0 +1 +2। मतलब यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, तुम यदि ध्यान से देखो तो l का एक वैल्यू बढ़ रहा है तो ऑर्बिटल्स 2 को बढ़ जा रहा है। पहले एक ऑर्बिटल था, ध्यान देना ऑर्बिटल को हम यहाँ पे बॉक्स से बना रहे हैं, थोड़ा सा एक ऑर्बिटल था यहाँ पे, कितना ऑर्बिटल था, एक, यहाँ पर भी एक ही ऑर्बिटल था, कितना ऑर्बिटल था, एक, और यहाँ पे कितना ऑर्बिटल हो गया 3, कितना ऑर्बिटल हो गया 3 ऑर्बिटल हो गया। यहाँ पे कितना ऑर्बिटल 1, यहाँ पे कितना ऑर्बिटल 3, और यहाँ पे कितना ऑर्बिटल हो गया 5।
कितना ऑर्बिटल हो गया? 5 ऑर्बिटल हो गया। अब इस ऑर्बिटल का नाम क्या है, ये डाउट आ सकता है, इस ऑर्बिटल का नाम क्या है? तो तुम सोचो L बराबर जब 0 था तो हम तुमको बोले थे S सबसेल बोलते हैं इसको, पिछला केस में हम बोले थे याद रखना है L जब भी 0 हो तो उसको क्या बोलेंगे? S सबसेल। तो S सबसेल का ऑर्बिटल है, तो इस ऑर्बिटल का क्या नाम हो जाएगा? S ऑर्बिटल। क्या नाम होगा? S ऑर्बिटल। इस ऑर्बिटल का नाम क्या होगा? S ऑर्बिटल। मतलब ध्यान हमेशा रखना, जब भी एक ऑर्बिटल होगा तो एक ऑर्बिटल कहीं पर बना हुआ हो, इसका मतलब वो S ऑर्बिटल है। कितना ऑर्बिटल है? और तुमको हम समझा भी दिए यहाँ पे एक ऑर्बिटल क्यों आया, क्योंकि L 0 है तो वैल्यू सिर्फ एक पॉसिबल हो सकता है। कितना पॉसिबल हो सकता है? सिर्फ एक पॉसिबल हो सकता है। तो ये भी कैसा ऑर्बिटल है? S ऑर्बिटल। यहाँ पे कौन सा ऑर्बिटल है? तो L बराबर 1 किसके लिए था? P सबसेल के लिए था। किसके लिए था? P सबसेल के लिए था। तो P सबसेल के लिए था, तो P सबसेल में ऑर्बिटल है, तो इस ऑर्बिटल का नाम क्या हो जाएगा? P ऑर्बिटल। क्या नाम होगा? P ऑर्बिटल। P ऑर्बिटल के को है 1 2 3। अब यहाँ ध्यान देने वाला बात क्या है ना, -1 हम किसी को भी ले सकते हैं, वो तो सिर्फ हम लिख दिए कि -1 है, 0 है, +1 है। जनरली हम लोग लाइन से लिख देते हैं -1 0 +1, फिक्स नहीं होता है कुछ। तीनों में से हम किसी को भी -1 ले सकते हैं, किसी को भी हम 0 ले सकते हैं, किसी को भी +1 ले सकते हैं। सबसे पहले ही ध्यान रखना है P ऑर्बिटल के को है हम लोग के पास 3 को। कितना है? 3। तीनों का वैल्यू क्या फिक्स है? नहीं है फिक्स। एक चीज जरूर है यहाँ पे ध्यान रखने वाला कि P ऑर्बिटल है, तीनों ऑर्बिटल का एनर्जी क्या होता है? सेम होता है। तीनों ऑर्बिटल का जो एनर्जी क्या होता है? सेम होता है। तो इस तरह का ऑर्बिटल को हम लोग बोलते हैं डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स। क्या बोलते हैं? डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स। डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स का मतलब क्या होता है? सेम एनर्जी लेवल। डीजेनरेटेड ऑर्बिटल का मतलब सेम एनर्जी लेवल। यहां तक समझ में आया? अब तुम सोचो यहाँ पर E फिर S के लिए है, तो इवल ऑर्बिटल का नाम क्या हो जाएगा? S ऑर्बिटल। इवल ऑर्बिटल का नाम क्या हो जाएगा? P ऑर्बिटल। ये चेंज नहीं होगा, ध्यान रखना, जिसका सबसेल है उसी का ऑर्बिटल होगा। ये नहीं कि दूसरा में जाएंगे n बराबर 3 में जाएंगे तो चेंज हो जाएगा, वैसा कुछ होने वाला नहीं है। L बराबर 2 यदि होगा तो किसी को याद है इसको कौन सा सबसेल बोलते थे? D सबसेल बोलते थे। तो D सबसेल बोलते थे, इसका मतलब कौन सा ऑर्बिटल हो जाएगा? D ऑर्बिटल हो जाएगा। यहाँ पर भी कितना ऑर्बिटल है? 5। तो पांचों को एक साथ क्या बोल सकते हैं हम लोग? डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स। डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स मतलब सेम एनर्जी लेवल, मतलब हर ऑर्बिटल का एनर्जी क्या है? सेम है, किसी का ज्यादा किसी का कम नहीं है। और क्या -2 इसका फिक्स वैल्यू है? नहीं, कोई भी ऑर्बिटल को -2 से डिनोट कर सकते हैं, किसी भी ऑर्बिटल को 0 से डिनोट कर सकते हैं। देन टोटल कितना वैल्यू होगा हम लोग के पास? 5 वैल्यू होगा। हम लोग का S ऑर्बिटल हुआ, P ऑर्बिटल हुआ, D ऑर्बिटल्स हुआ। सेम इसी तरह F ऑर्बिटल होगा। अब तुम सोचो ऑर्बिटल्स हर बार कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर एक ऑर्बिटल मिला हमको, S में एक ऑर्बिटल मिला, P में कितना ऑर्बिटल मिला? 3 गो, D में कितना मिला? 5 गो। तो अगला जाएंगे F में तो कितना मिलेगा? 7 को मिलेगा। 1 3 5 फिर कितना होगा? 7। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एक वैल्यू प्लस में बढ़ रहा है, एक वैल्यू माइनस में बढ़ रहा है। L का वैल्यू जब बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है, तो M में कितना वैल्यू बढ़ जा रहा है? 2 को बढ़ जा रहा है। एक प्लस में बढ़ रहा है और एक माइनस में बढ़ रहा है। तो 1 3 5 F ऑर्बिटल यदि हम बनाएंगे, ऊपर लिख रहे हैं, ठीक है ना? L बराबर कितना होगा? 3 होगा, तो F सबसेल होगा। तो F सबसेल जब होगा तो यहाँ पर M का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा? -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। कितना ऑर्बिटल आ जाएगा टोटल? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 7 ऑर्बिटल हो गया। इस ऑर्बिटल को भी हम डीजेनरेटेड ऑर्बिटल बोलेंगे। और सातवां ऑर्बिटल क्या कहलाएगा? F ऑर्बिटल। कितना ऑर्बिटल कहलाएगा? एक F ऑर्बिटल। कितना ऑर्बिटल्स है उसमें? 7 ऑर्बिटल्स है। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखेंगे तो इसका जरूरत पड़ेगा। यहाँ पे ये सब बहुत बेसिक चीज है, यदि हमको ये सब पता है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत आसानी से समझ सकते हैं। एक ऑर्बिटल में, जिस तरह हम लोग फॉर्मूला पहला केस में पढ़े थे ना, एक सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? 2n²। एक सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है? 2n²। सेम उसी तरह एक ऑर्बिटल यदि है मेरे पास, तो एक ऑर्बिटल में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। एक ऑर्बिटल में अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? 2। तो एक स्टेटमेंट लिख लो, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
इन अ ऑर्बिटल मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ ऑर्बिटल इज इक्वल टू 2। एक ऑर्बिटल में अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? 2 रहेगा। चलो यदि तुमको समझ में आ गया तो ये बताओ हमको, यदि तुम्हारे पास एस ऑर्बिटल कोई दे तो एस ऑर्बिटल में अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? यदि तुमको ये समझ में आ गया तो तुम हमको यहाँ पर ये समझाओ कि एस ऑर्बिटल में अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? यदि समझ में आ गया तो एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। चलो ठीक है, कैसे? क्योंकि यहाँ पर कितना ऑर्बिटल है? एक ही ऑर्बिटल है। तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ भी 2 होगा, यहाँ भी 2 ही होगा। पी ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है मैक्सिमम? हमें ध्यान देना, हम मैक्सिमम का बात कर रहे हैं, मिनिमम का नहीं बात कर रहे हैं। मिनिमम तुम कुछ भी नहीं रख सकते, मैक्सिमम उससे ज्यादा नहीं होगा। पी में कितना होगा मैक्सिमम? 6 होगा। क्यों? क्योंकि पी में कितना ऑर्बिटल है? 3। एक ऑर्बिटल में 2 रह सकता है, तो 2 गुना 3 कितना हो जाएगा? 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6। डी में मैक्सिमम कितना रह सकता है? देख लो, 5 ऑर्बिटल है, 5 दूनी 10। डी में कितना हो गया? एफ में कितना रख सकता है? कितना ऑर्बिटल है एफ में? 14 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। ठीक है, अब इसी का यूज करेंगे ना जब पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे तो तुमको और बढ़िया से समझ में आएगा। एस ब्लॉक पता है 2 ही ग्रुप होता है, पहला और दूसरा। यदि तुम कुछ पढ़ा होगा तो याद होगा, तो पहला और दूसरा ग्रुप को एस ब्लॉक बोलते हैं। 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है, मतलब एस ब्लॉक का 2 ही ग्रुप मिलेगा तुमको। जब पी ब्लॉक में जाएगा ना तो पी ब्लॉक में तुमको पता है 6 ग्रुप मिलेगा, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है, पहला से स्टार्ट होगा, 6 तक स्टार्ट होगा। डी में तुमको 10 एलिमेंट मिलेगा लगातार, एफ में तुमको 14 मिलेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन से तुम ये भी समझ सकते हैं कि उसमें कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो ये वाला बेसिक चीज है जो तुमको पता होना चाहिए, ध्यान रखना, दिमाग में बढ़िया से बैठा लो क्या क्या हुआ है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग देखेंगे हर ऑर्बिटल का शेप, मेनली एस, पी और डी का देखेंगे। अब बात है कि क्या ऑर्बिटल बनाने आएगा एग्जाम में? नहीं, तो ऑर्बिटल का डायग्राम बनाने नहीं आएगा तुमसे एग्जाम में, लेकिन ऑर्बिटल जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक, जब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन वगैरह पढ़ेंगे तो थोड़ा सा कैसे बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड कैसे बन रहा है, पाई बॉन्ड कैसे बन रहा है, उसमें दिक्कत होगा थोड़ा। इसलिए हम सबका शेप भी याद रखेंगे, सारा ऑर्बिटल का नहीं याद रखना हम लोग। सिलेबस में एस है, पी है और डी है, एस पी डी। एफ ऑर्बिटल से उसका शेप नहीं पढ़ना हम लोग, शेप हम लोग का सिलेबस में नहीं है। ऐसे होता है तो थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, 3D फिगर है तो थोड़ा और ज्यादा दिक्कत होगा। ये लिखा हुआ हो गया? लिखो, जल्दी लिखो। अब देखो, नंबर ऑफ ऑर्बिटल तो निकालने सीखे हम लोग। एस में 1 ऑर्बिटल था, पी में 3 था, डी में 5 था और एफ में 7 था। ऑड नंबर बढ़ रहा है। तुम सोचो जी में यदि हमसे कोई पूछ देगा कितना ऑर्बिटल होगा, तो 9 हो जाएगा। 1 3 5 7 9। हर बार इलेक्ट्रॉन कितना बढ़ते जा रहा है? +4। 2 ऑर्बिटल बढ़ रहा है, 4 होगा। पहला में कितना इलेक्ट्रॉन था? 2। फिर कितना हुआ? 6। फिर कितना हुआ? 10। फिर कितना हुआ? 14। फिर कितना होगा? 18 हो जाएगा। यदि आगे देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 18। तो ऑर्बिटल पता चल गया। अब हम लोग शेप देख रहे हैं ऑर्बिटल का, जिसको हम लोग बोलते हैं ओरिएंटेशन, कि जो भी ऑर्बिटल्स है वो किस तरह से ओरिएंटेड है। ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स किस तरह से ओरिएंटेशन में है। सबसे पहला कौन सा शेप था हम लोग के पास? एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल क्यों बोल रहे हैं समझ में आ गया ना? एस सब सेल में था इसीलिए उसका नाम क्या है? एस ऑर्बिटल। समझना, सबसे पहले सबसे जो सिंपल है वो एस ऑर्बिटल ही है। क्या है? एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल का जो शेप होता है उस शेप को हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल। क्या बोलते हैं? स्फेरिकल। ठीक, क्या बोलते हैं? स्फेरिकल। स्फेरिकल कैसा होता है? स्फेयर का जैसा, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर। अब तुम सोचो 3 डायमेंशन में होगा तो 3 एक्सिस होगा 3 डायमेंशन में मेरे पास, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ठीक, अब तुम सोचो यदि स्फेरिकल शेप का है तो स्फेरिकल शेप, अभी सर्कल लग रहा होगा, इसको डार्क कर देंगे तो क्या हो जाएगा? स्फेरिकल हो जाएगा। हो गया? स्फेरिकल हो गया। अब एक चीज बताओ,
यहाँ पर इसको हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल शेप। जो एस ऑर्बिटल होता है, पहला ओनली ऑर्बिटल्स है जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन डायरेक्शनल। क्या बोलते हैं? नॉन डायरेक्शनल। थोड़ा देर के लिए डाउट आएगा नॉन डायरेक्शनल कहने का मतलब क्या है, डाउट आएगा ना। मतलब जिसमें डायरेक्शन का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। तुम सोचो ये स्फेरिकल शेप का है, ठीक, हम एक्स को उठाकर यहाँ कर दें, वाई को उठाकर यहाँ कर दें, कोई फर्क पड़ेगा इसके ऊपर? सब तो एक जैसा है। जेड को उठा के ऊपर कर दें, वाई को उठा के इधर कर दें, कुछ फर्क पड़ेगा? हर जगह से एक ही जैसा लगेगा देखने में कि नहीं लगेगा? इसीलिए इसको क्या बोले? नॉन डायरेक्शनल। एस ऑर्बिटल कैसा होता है? नॉन डायरेक्शनल होता है। कभी कभी ये पूछ देता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताओ, किसमें बताना है? जो नॉन डायरेक्शनल है। तुम सोचो मतलब क्या पूछना चाह रहा है कि एस ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन है ये बता दो। नॉन डायरेक्शनल यही है, तो इसी के बारे में पूछना चाह रहा है ना। तो एस ऑर्बिटल को क्या बोलते हैं? नॉन डायरेक्शनल। शेप कैसा होता है? स्फेरिकल। शेप कैसा होता है? स्फेरिकल। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम लोग के पास है पी ऑर्बिटल। कौन सा ऑर्बिटल? पी ऑर्बिटल। इसका जो शेप होता है उस शेप का नाम है डम्ब बेल शेप। क्या नाम है? डम्ब बेल। ऐसे हम लोग याद रखने के लिए मजाक में बोलते थे डम्बल शेप। जैसे होता है ना डम्बल, तो इधर भी रहता है, इधर भी रहता है। इसका शेप इस तरह से रहता है, ध्यान रखना। ये देख लो, इसमें भी सेम उसी तरह थोड़ा सा डम्बल में क्या होता है? लेंथ रहता है, फिर बीच में इधर एगो लोब बना हुआ रहता है। पी ऑर्बिटल ऐसा होता है देखने में। अब जरूरी नहीं कि ऐसे रख दिया तो ऐसे होगा, लेटा हुआ भी हो सकता है, टेढ़ा भी हो सकता है, लेकिन होगा इसी तरह। इस शेप का नाम क्या बोले? डम्ब बेल शेप। क्या नाम है? डम्ब बेल शेप। अब देखो एस ऑर्बिटल के को था? एगो एस ऑर्बिटल के को था, तो एक एक ऑर्बिटल बना। पी ऑर्बिटल के को आया था मेरे पास? भी बनाए थे तो पी में एक ऑर्बिटल आया था, 3 वो आया था ना। तो यहाँ पे 3 ऑर्बिटल बनाएंगे। क्या क्या नाम होगा ध्यान देना, इसमें नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। तो 3D है इसीलिए वाला पीछे होगा, इसीलिए इस तरह से बनाए हैं। अब यहाँ पे समझना, जो पी ऑर्बिटल हम तुमको क्या बोले? सिर्फ एस ऑर्बिटल ही है जो क्या होगा? नॉन डायरेक्शनल होगा। बाकी जितना भी ऑर्बिटल्स होगा सब क्या होगा? डायरेक्शनल होगा। ऐसा होगा? डायरेक्शनल होगा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो पी ऑर्बिटल में यदि इसका नाम एक्स रखते हैं, क्या नाम रखें? एक्स। अब इसके अलोंग, इस एक्सिस के अलोंग में यदि ये शेप है, ध्यान देना, उतारना बाद में, पहले तो देखो, ये एक्स एक्सिस के अलोंग में यदि ये शेप है तो इसका नाम होगा पी एक्स। क्या नाम होगा? पी एक्स। पी ऑर्बिटल का नाम हो गया एगो पी एक्स। यदि हम इसको वाई कर देंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पी वाई। यदि इसको हम जेड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? तो तुम सोचो इसमें डायरेक्शन का रूल है कि नहीं? मतलब एक्सिस चेंज करने पर उसका नाम चेंज हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है? और नाम किसके अकॉर्डिंग रख रहे हैं? जिस एक्सिस के अलोंग वो डायग्राम बना हुआ है वही उसका नाम हो जा रहा है। मतलब यहाँ पर यदि हम एक्स रख रहे हैं तो इसका नाम क्या होगा? पी एक्स। जनरली हम लोग इधर ही एक्स रखते हैं, इधर ही क्या रखते हैं? एक्स रखते हैं। मान लो हम यहाँ पर रख दिए इधर वाई और इसके अलोंग बना दिए, तो इसका नाम क्या होगा? पी वाई। छोटा बड़ा बन रहा होगा तो ध्यान रखना, छोटा बड़ा वैसा कुछ है नहीं, दोनों तरफ इक्वली बना हुआ है। क्या नाम होगा? पी वाई। ठीक है। अब लास्ट, यदि हम इसका नाम रख देते हैं जेड तो इसको क्या बोल देंगे हम? पी जेड। 3 तरह का ऑर्बिटल है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। दिमाग में बढ़िया से बैठाओ, जिस एक्सिस के अलोंग में है वही उसका नाम होगा। समझ में आया? पी एक्स, पी वाई, पी जेड। शेप का नाम क्या है? डम्ब बेल शेप। पी ऑर्बिटल 3 को था तो 3 को शेप मिला हम लोग को, तो दिक्कत। अब आगे लिख लो, इसको लिख लो।
डायरेक्शनल है, सब ध्यान रखना। p ऑर्बिटल भी डायरेक्शनल है और d ऑर्बिटल भी क्या है, डायरेक्शनल। सिर्फ s ऑर्बिटल जो है वो है नॉन डायरेक्शनल। हो गया लिखा हुआ। अब यहाँ पे ध्यान देना, इसका शेप क्या बोले तुमको, डबल डम्बबेल। मतलब अनुमान लग गया होगा कि डम्बबेल ही था तो एक होता है, इसको क्या बोला जा रहा है, डबल डम्बेल। मतलब इसी तरह का शेप होगा यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, दो। सबका शेप डबल डम्बेल होता है सिर्फ एक को छोड़कर, सिर्फ एक को छोड़कर। अब कैसा होता है ध्यान रखना। और देखो हम लोग का कितना एक्सिस है, एक्स वाई और जेड। तो पहले देखना एक पेयर बनाएंगे, पहले एक पेयर क्या बन सकता है, एक्स वाई का, एक पेयर क्या बन सकता है, वाई जेड का, और एक पेयर क्या बन सकता है, एक्स जेड का। सेम उसी तरह से लिखते हैं। यदि हम इसका नाम एक्स और इसका नाम वाई लिखते हैं, क्या लिखें, एक्स और वाई, तो इसके अलोंग जो शेप बनेगा, अब देखना यहाँ पर ये एक्सिस पर नहीं है, ये दोनों के बीच में। देखो एक ऐसे बना, एक ऐसे बना, एक्स और वाई के बीच में है, तो इस ऑर्बिटल का नाम क्या होगा, डी एक्स वाई। क्या नाम होगा, डी एक्स वाई। यही यदि हम एक्सिस को चेंज कर देते हैं, क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, इसको वाई लिख देते हैं और इसको जेड लिख देते हैं, इसको वाई लिख के इसको क्या लिख दिए, जेड। शेप सेम जैसा देखने को मिलेगा। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान देना कि हम ऐसे ही सब शेप बना रहे हैं लेकिन सबका नाम अलग अलग लिख रहे हैं। देखो एक ही तरह बनाने का जरूरत इसलिए क्योंकि 3D शेप है। ऐसा शेप है 3D, विजुलाइज करने में जेड एक्सिस बनाएंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, इसीलिए हम सिर्फ एक्सिस को चेंज कर रहे हैं और शेप उसी तरह का बना रहे हैं। तो ये पहले एक्स वाई था तो ये क्या हो जाएगा, वाई जेड हो जाएगा। अभी तुमको बोले ना पहले एगो एक्स वाई बनेगा, फिर एगो क्या बनेगा, वाई जेड, एगो क्या बनेगा, जेड एक्स। तो तीन हो तो ही बन गया, डी वाई जेड हो गया। अब अगला इसको यदि हम जेड लिख दें और इसको एक्स लिख दें तो सेम शेप में क्या नाम होगा इसका, डी जेड एक्स। डी एक्स जेड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तुम उसको पहले लिख लो, इसको बाद में लिख लो, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होगा। ये तीनों ऑर्बिटल का शेप एक जैसा होता है, नाम क्या है, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स। शेप का नाम क्या है, डबल डम्बबेल शेप। क्या अगला ऑर्बिटल डबल डम्बेल शेप का नहीं होता है, वो भी होता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा अंतर होता है तीन ऑर्बिटल के कंपैरिजन। क्या अंतर है, अंतर ये है कि ई वाला जो है वो एक्सिस पर नहीं है, एक्सिस के बीच में है। इसमें क्या होगा, इसका नाम एक्स, इसका नाम वाई, एक्सिस के अलोंग होगा, जैसे कि तुमको ई सब ऑर्बिटल देखने को मिलता था पी एक्स वाला। लेकिन एक वो है, एक और होगा, तो इसका नाम क्या होता है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्या नाम है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये देखो चारों का शेप कैसा दिख रहा है तुमको, सब में दो डम्बबेल दिख रहा है, इसलिए क्या बोल रहे हैं, डबल डम्बबेल से। जेड वाला में जब जाएंगे तो ऐसा नहीं देखने को मिलेगा हमको, एक वो तो दिखेगा, उसके बीच में क्या होगा, 3 डायमेंशनल फिगर है ना, मतलब समझने को शेप ऐसे है और बीच में इस तरह करके रिंग बना हुआ है ऐसे करके, तो इसको हम लोग बोलते हैं जेड एक्सिस के अलोंग होता है। इसको ई मत बोलना कि यहाँ पर दूसरा नाम लिख देंगे, एक्स लिख देंगे तो डी एक्स स्क्वायर बन जाएगा, क्या नहीं, इसका नाम फिक्स है, डी जेड स्क्वायर। इस सब में चेंज कर सकते थे हम लोग, जैसे चेंज करेंगे उसके अकॉर्डिंग नाम हो जाएगा, डी जेड स्क्वायर। इस ऑर्बिटल का नाम फिक्स है, डी जेड स्क्वायर, मतलब जेड एक्सिस के अलोंग में ही होगा। किसके अलोंग में होगा, जेड एक्सिस के अलोंग में होगा। ये हुआ तुम्हारा पूरा सारा ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल का शेप। लिख लो जल्दी से। देखो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ध्यान देना, ये डायग्राम अभी यहाँ पर इसलिए नहीं मिटा रहे क्योंकि यहाँ पर हम लोग टॉपिक समझने जा रहे हैं जिसका नाम है नोडल प्लेन। नोडल प्लेन फिर एक बार अलग से समझने के लिए एक बार अलग से डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो वैसा कुछ नहीं करेंगे, यहीं पर हम लोग समझ लेंगे क्या नोडल प्लेन। सबसे पहले नोडल प्लेन क्या होता है, एक ऐसा प्लेन जहां पर इलेक्ट्रॉन का पाए जाने का पॉसिबिलिटीज कितना होता है, 0 होता है। एक ऐसा जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन का पाए जाने का पॉसिबिलिटीज क्या होता है, या तो 0 पूरा पूरी होगा या फिर लगभग में 0 होगा। क्या बोले, या तो पूरा पूरी 0 हो जाएगा या फिर लगभग में 0 होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन वहां नहीं पाया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि नोडल प्लेन एक ऐसा जगह होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन का पाए जाने का पॉसिबिलिटीज क्या होता है, 0 होता है या फिर नियरली 0 होता है। नोडल प्लेन को एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम होता है एंगुलर नोड। क्या होता है, एंगुलर नोड। ये दिमाग में आया, सबसे पहले क्या बोले, एंगुलर नोड, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, नोडल प्लेन।
सबसे पहले एंगुलर नोड और नोडल प्लेन निकालने का जो फॉर्मूला है वो हम लिखते हैं यहाँ पर। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, जिसका भी एंगुलर नोड निकालना हो या फिर नोडल प्लेन निकालना हो, नंबर ऑफ नोडल प्लेन इक्वल टू होता है एल के बराबर। किसके बराबर होता है? एल के बराबर। तुम सोचो एस ऑर्बिटल है तो इसके लिए एल बराबर कितना होता है? 1। पी ऑर्बिटल है तो यहाँ पे एल बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 ऑर्बिटल्स है, एल जब 1 होगा तभी ना पी आएगा। अरे एल 1 होगा तभी तो पी होगा। अरे 3 ऑर्बिटल का नाम है, हम पूछ रहे हैं एल कितना होगा पी के लिए? 1 होगा ना एल का वैल्यू। जब डी होगा तो एल का वैल्यू कितना होगा? 2 होगा। तो यहाँ पे तुम सोचो, एक मिनट, एल 1 नहीं होगा, यहाँ पे एल 0 होगा। एल कितना होगा? 0। एस ऑर्बिटल है ना, एस ऑर्बिटल मतलब एस सबसेल से आया होगा। एस सबसेल मतलब एल कितना? 0। पी ऑर्बिटल है मतलब पी सबसेल से आया होगा। पी सबसेल का एल कितना होता है? 1। और डी ऑर्बिटल्स मतलब डी सबसेल से आया होगा, मतलब एल कितना होगा? 2। यदि तुमसे कोई पूछे कि नंबर ऑफ नोडल प्लेन कितना होगा इसका एस ऑर्बिटल का, तो कितना आंसर जाएगा? 0। इसमें कितना होगा? 1। इसमें कितना होगा? 2। कितना होगा? 2 होगा। अब ध्यान देना यहाँ पर, पहले लिखो नोडल प्लेन का डेफिनेशन। द प्लेन वेयर द plane where the possibility of the plane where the possibility of finding electron the plane where the probability of finding electron is 0 or almost 0 is known as nodal plane. नोडल प्लेन का एक और नाम क्या है? एंगुलर नोड। तो इट इज ऑल्सो नोन एज एंगुलर नोड। इसी को एक और नाम से जानते हैं, क्या बोलते हैं? एंगुलर नोड, नोडल प्लेन या फिर एंगुलर नोड, दोनों का नाम सेम है। अब तुम समझना, हम इसमें तो हम बोल दिए कि एल बराबर 0 होगा, तो इसमें कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब समझना 0 कैसे होगा। मान लो इलेक्ट्रॉन रहता है स्फेरिकल शेप में, हम बाहर से देख रहे हैं, मतलब एक समझो एक फुटबॉल है मेरे पास, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। हमको पता है कहाँ इलेक्ट्रॉन है? पता तो नहीं है। उसमें इलेक्ट्रॉन है पता है, लेकिन कहाँ पर इलेक्ट्रॉन है हमको पता है। यदि हम कट करेंगे कहीं से भी तो हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन को ही हम काट दें। मतलब इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी हो सकता है कि नहीं हो सकता? मतलब तुम ऐसा कहीं जगह खोज पाएगा जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जा रहा है? नहीं होगा ना। इसीलिए इसमें नोडल प्लेन कितना है? 0। एस ऑर्बिटल में नोडल प्लेन जो होगा वो कितना होगा? 0 होगा। दिमाग में बैठा? अब तुम सोचो यहाँ पर पी ऑर्बिटल में देखो इलेक्ट्रॉन इधर रह सकते हैं या फिर इधर रह सकते हैं। अब इस शेप को थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करना। ये क्या है? कोनिकल शेप का दिख रहा है? थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ पर एगो शेप इधर है और एगो शेप इस तरह से, ध्यान देना थोड़ा सा। इस तरह का शेप हुआ। अब तुम देखो ई वाला ऑर्बिटल ऐसे करके है, एगो ई पार्टी है, एगो पार्टी है। अब पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन, या तो इलेक्ट्रॉन इधर होगा या तो इलेक्ट्रॉन इधर होगा। हमसे पूछ रहा है कि एक ऐसा प्लेन खोजो जहां पर इलेक्ट्रॉन का पाए जाने का पॉसिबिलिटीज कितना है? 0। यदि ऐसे है, तुम सोचो हम ऐसे करके कट करेंगे ऐसे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का पाए जाने का पॉसिबिलिटीज क्या होगा? 0 होगा कि नहीं होगा? यहाँ पे या तो इलेक्ट्रॉन इधर होगा या तो इलेक्ट्रॉन इधर होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का पाए जाने का पॉसिबिलिटीज कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो मतलब जब पी ऑर्बिटल होगा तो L1 है, इसका मतलब नोडल प्लेन कितना होगा? 1 होगा। एक नोडल प्लेन होगा ना कि नहीं होगा? तुम इधर देखो तो ऐसे काट दो। अरे जब ऐसे था तो ऐसे काटे, जब इधर है मतलब ऐसे है तो ऐसे काट दो। मान लो ऐसे दिया हुआ है तो इस प्लेन से कट करो, जहां पर इलेक्ट्रॉन का पाए जाने का पॉसिबिलिटी कितना होगा? 0 होगा। तो नोडल प्लेन कितना हो गया? 1 हुआ। एक नोडल प्लेन जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जा सकता है। सेम उसी तरह तुम सोचो यहाँ पर 2 को टर्म वेल है तो कितना बार हम कट कर सकते हैं? 2 बार कट कर सकते हैं। तो इसमें नोडल, ध्यान देना, इसमें नोडल प्लेन कितना हो गया? नोडल प्लेन कितना हो गया? 1। और इसमें नोडल प्लेन कितना हो गया? 2। सब में नोडल प्लेन कितना हो गया? 2 हो गया। यहाँ पर नोडल प्लेन नहीं होता है, यहाँ पर होता है नोडल एंगल। क्या होता है? नोडल एंगल। यहाँ होता वही चीज है,
मतलब नोडल प्लेन ही है, लेकिन उसका नाम सिर्फ चेंज होकर क्या हो गया, नोडल एंगल। और कितना होगा, वही L बराबर 2 के बराबर। कैसे होगा, ध्यान देना, यहाँ पर नोडल एंगल कहाँ पाया जाता है, देखना येलो कलर से बना रहे हैं यहाँ पे, ध्यान देना। एक ऐसा जगह जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का पाए जाने की पॉसिबिलिटीज ना के बराबर है। इस तरह का एक एंगल क्रिएट होगा जहां पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा। तो एक नोडल एंगल ऊपर बना और एक नोडल एंगल कहाँ बना, एक ऐसे बना और एक ऐसे बना। टोटल कितना बन गया, 2 को बन गया। तो इसलिए प्लेन नहीं है यहाँ पर एंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, तो नोडल एंगल है, नाम सिर्फ चेंज हो गया है। नोडल प्लेन का नाम क्या हो गया है, नोडल एंगल। कितना है, 2 ठो। कितना है, 2 ठो। समझ में आया। एक बार थोड़ा सा ये वाला डायग्राम देख लो, थोड़ा सा 3D में है तो थोड़ा सा और ज्यादा अच्छा से समझ में आ जाएगा। देखो ये वाला डायग्राम देखो, यहाँ पे PX वाला है, देखो दिख रहा है कैसा जगह जहां पर बीच से कट कर रहे हैं ये प्लेन। PY वाला सेम उसी तरह देखो, PZ देख लो, दिख रहा है। तो मोबाइल में सर्च करना, लिखना नोडल प्लेन इन p ऑर्बिटल्स, थोड़ा 3D शेप में दिखेगा। सेम उसी तरह d ऑर्बिटल में देखना, d ऑर्बिटल वाला में भी दिख जाएगा तुमको। ऐसे देखो d ऑर्बिटल भी हम दिखा दे रहे थोड़ा सा। देखो पहले कोई एगो में देखो, समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे ये वाला दिखा, देखो 2 जगह से है, तो एक बार इधर से कट गया, एक बार उधर से कट गया। 2 यहाँ पर, अरे सिंपली समझो ना, 2 को डम्ब पे तो 2 जगह आएगा। यहाँ पर भी क्या आएगा, 2 को आएगा, यहाँ पर भी क्या आएगा, 2 को आएगा। अब देखो dx² माइनस y² और dz² में कैसे आएगा, देखो ये भी वही वाला है। अब देखना dx² माइनस y² और dz² का दिखाते हैं, एक मिनट। देखो ये उसी एक्सिस पर था, तो एगो देखो जस्ट ऐसे और एगो जस्ट ऐसे, 2 गो। अब नोडल एंगल वाला जो बोले उसको ध्यान से देखना। देखो नोडल एंगल वाला जो तुमको बोले थे, देखो मेरा शेप ही था, एक ऐसा एंगल बनते हुए दिखा रहा है जहां पर इलेक्ट्रॉन का पाया जाना। इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होगा, ये जो बीच में जो जगह क्रिएट हुआ वहां पर तो नहीं होगा ना। हाँ, एंगल बना के जो कट करके गया है तो वहां पर तो नहीं होगा, तो वहां पर नहीं होगा। तो नोडल एंगल कितना मिला, एक ऊपर मिला, अरे को तुमको कहाँ मिला, नीचे मिला। अब तुमको विजुअलाइज नहीं करना है तो डायरेक्ट तुम्हारे उस फॉर्मूला है कि नोडल प्लेन यदि निकालना हो तो किसके बराबर होगा, L के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, L के बराबर। समझ में आया। तो इसमें नोडल प्लेन 0 हो गया, इसमें नोडल प्लेन 1 हो गया, इसमें नोडल प्लेन 2 हो गया। सबको समझ में आ गया नोडल प्लेन कैसे होता है, निकालते कैसे हैं। नोडल प्लेन का एक और नाम क्या है, एंगुलर नोड। एक और जगह होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेडियल नोड, जो स्फेरिकल होता है, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन स्फेरिकल। क्या बोलते हैं, नॉन स्फेरिकल। एक और होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्फेरिकल। मतलब उसका नाम, इसका नाम क्या है, एंगुलर नोड, उसका नाम क्या होगा, रेडियल नोड, उसका नाम होगा रेडियल नोड। किस तरह से होता है, जैसे यहाँ पर है तो बीच में क्या होगा, ये जगह खाली होगा ऐसे करके, फिर इस तरह से क्रिएट करेंगे तो इस तरह से बनेगा वहां पर रेडियल नोड, स्फेरिकल शेप का होगा। क्या होगा, स्फेरिकल शेप का। तो लिखो रेडियल नोड में लिखो, देखो हम रेडियल नोड भी एक बार दिखा दे रहे हैं। उसके बाद तो ध्यान से देखना, इधर देखो रेडियल नोड, तो ये वाला यहाँ पर दिख रहा है, सब जगह इलेक्ट्रॉन है। सब जगह इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, येलो येलो करके जो बना हुआ है। उसके जस्ट बगल वाला में देखना, एगो पहले येलो था छोटा वाला 5 में, फिर व्हाइट रीजन दिख रहा हुआ, ऐसा रीजन दिख रहा है, व्हाइट रीजन। फिर क्या है, ग्रीन कलर का दिख रहा है। मतलब जो व्हाइट वाला रीजन है वही क्या है, रेडियल नोड, जहां पर इलेक्ट्रॉन का पाए जाने का पॉसिबिलिटी क्या है, 0 है। स्फेरिकल शेप होगा इसका, जहां पर इलेक्ट्रॉन का पाए जाने का पॉसिबिलिटीज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या बोलेंगे उसको, रेडियल नोड बोलेंगे। देखो अगला वाला में देखो, देख रहा है व्हाइट वाला रीजन 2 गो हो गया, एगो बीच में एगो ऊपर में। देखो एगो बीच में छोटा सा एकदम और एगो ऊपर में, ठीक है। अब इसका भी फॉर्मूला होता है, ये नहीं कि बार बार हम क्या विजुअलाइज करेंगे डायग्राम बना के, नहीं, सबका फॉर्मूला है हम लोग के पास। लेकिन तुमको समझ में आना चाहिए कि इसको क्या बोल रहे हैं। तो रेडियल नोड में क्या लिखेंगे, लिखो उसमें द स्फेरिकल रीजन वेयर
वेयर, बाकी वही सब लिख लेना है। द पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0 और ऑलमोस्ट 0। अब बात आ रहा है रेडियल नोड का क्या होगा फॉर्मूला। तो रेडियल नोड का क्या होगा फॉर्मूला, ध्यान देना। देख लो, नोडल प्लेन को एक और नाम से बोलते थे, क्या नाम था, एंगुलर नोड। कंफ्यूज मत हो जाना, हम पहले बोल रहे हैं। अब हम क्या बोल रहे हैं, रेडियल नोड। रेडियल नोड कैसे निकलता है, इसका फॉर्मूला हम लोग n माइनस l माइनस 1, n माइनस l माइनस 1, n पता होना चाहिए, l पता होना चाहिए, उसमें से 1 घटा देंगे। टोटल नोड बराबर टोटल नोड। अब तुम सोचो, दो ही तरह का नोड है मेरे पास, एक है एंगुलर नोड, एक है रेडियल नोड, दोनों को जोड़ सकते हैं, l और l कट जाएगा, तो दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस l है प्लस l है, कट जाएगा कि नहीं कटेगा, तो बचा क्या तुम्हारे पास, n माइनस 1 बचा, n माइनस 1, तो टोटल नोड क्या हो गया, n माइनस 1। समझ में आया, ये पूरा तुम्हारा खत्म हो गया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब थोड़ा सा है स्पिन क्वांटम नंबर, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग। स्पिन क्वांटम नंबर क्या है, ध्यान देना। अगला वाला में लिखो स्पिन क्वांटम नंबर, इसको किससे डिनोट करते हैं, एस से या फिर एम एस से, किससे डिनोट करते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, एस से या फिर एम एस से। ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, इंफॉर्मेशन देता है इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में, इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, इलेक्ट्रॉन किस तरह से घूम रहा है उसके बारे में जानकारी कौन देता है, स्पिन क्वांटम नंबर, या फिर मतलब उसको एस से डिनोट कर सकते हैं या फिर एम एस से डिनोट कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन तो स्पिन क्वांटम नंबर ही देगा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना, हम एगो को क्लॉकवाइज मान लेते हैं और एगो को एंटी क्लॉकवाइज मान लेते हैं। ध्यान देना, ये डिनोट करने का तरीका है। यदि हम एगो को क्लॉकवाइज मान लिए तो दूसरा क्या है मेरा, एंटी क्लॉकवाइज। जो इसको हम लोग प्लस हाफ मान लेते हैं और इसको हम मान लेते हैं माइनस हाफ। मतलब यहाँ से क्या समझे, स्पिन का वैल्यू या तो प्लस हाफ हो सकता है या फिर माइनस हाफ हो सकता है, या तो प्लस हाफ होगा या फिर क्या होगा, माइनस हाफ होगा। इसको बोल दिए हम लोग क्लॉकवाइज और इसको हम लोग बोल दिए एंटी क्लॉकवाइज। इसको बोल दिया क्लॉकवाइज, उसको क्या बोल दिए, एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आया। स्पिन क्वांटम नंबर क्या है, किसके बारे में जानकारी देगा, स्पिन के बारे में, कि इलेक्ट्रॉन किधर स्पिन करता है, इलेक्ट्रॉन किधर स्पिन करता है, क्लॉकवाइज करता है या फिर एंटी क्लॉकवाइज करता है। इसका दो ही वैल्यू होता है, या तो प्लस हाफ होगा या फिर माइनस हाफ। अब हम इसको प्लस हाफ ले लिए हैं, जरूरी नहीं कि यही प्लस हाफ हो सकता है, तुम इसको माइनस हाफ ले लो तो प्लस हाफ हो जाएगा। जनरली इसको प्लस हाफ ले लिया जाता है और उसको माइनस हाफ ले लिया, मतलब इन दोनों के अलावा और कोई वैल्यू नहीं होगा स्पिन में। स्पिन में वैल्यू फिक्स है, या तो प्लस हाफ होगा या फिर माइनस हाफ होगा, ठीक। अब एक चीज आता है, क्या हमेशा हम इसी तरह से बना सकते हैं, नहीं। कभी कभी क्या होता है क्वेश्चंस में, एक वो प्लस हाफ को ऐसे बनाता है और माइनस हाफ को ऐसे बना देता है, मतलब उल्टा यदि बना हुआ, मतलब तुम समझना कि प्लस हाफ है और दूसरा वाला क्या है, माइनस हाफ। प्लस हाफ और दूसरा वाला क्या है, माइनस हाफ है। इसे रिप्रेजेंट करने का तरीका है, तुमको सिर्फ समझना है। लेकिन अधिकतर टाइम में क्या यूज होता है, यही यूज होता है, बोर्ड में यही यूज होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए इस तरह का यूज कर लेता है। प्लस आपको कभी ऐसे लिख देगा, माइनस आपको ऐसे लिख देगा। हाँ, मतलब समझाना चाह रहा है कि इलेक्ट्रॉन अलग अलग है, लेकिन मेनली हम लोग का यही दो जनरली यूज होगा। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में देखो हम लोग क्या क्या पता कर लिए, पहले सेल पता किए हैं, फिर सब सेल पता किए हैं, फिर उसमें पता किया कितना ऑर्बिटल्स होता है, उस ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, और जब ऑर्बिटल में पहुंच गए तो हम क्या पता कर लिए, इलेक्ट्रॉन का कैसा स्पिन होता है, किधर घूमता है। जब तुम्हारे बारे में कोई बोला तो तुम बोला कि कुमारटोमी में रहता है, कुमारटोमी में इस रीजन में रहता है। पहले तुम्हारा घर पहुंचा, घर में भी कोई कमरा में रहता होगा, तो सब सेल से कहाँ पहुंचे हम, उसका ऑर्बिटल के पास। अब ऑर्बिटल में जैसे रूम में रह रहा होगा तो उसका ओरिएंटेशन कैसा होगा, सोया होगा, बैठा होगा, ओरिएंटेशन भी तो होगा। तो ओरिएंटेशन पता चल गया, उसके बाद स्पिन पता चल गया, मतलब एग्जैक्ट लोकेशन पता कर लिया इलेक्ट्रॉन का। क्या पता कर लिया, एग्जैक्ट लोकेशन। इस तरह से तुम्हारा पूरा क्वांटम नंबर हो गया खत्म, ठीक है। इसका क्वेश्चंस भी है, तो कुछ क्वेश्चंस वगैरह का पहले से वो वीडियो बना हुआ है, तो क्वेश्चंस वगैरह देख लेना एक बार, ठीक है। उसके बाद अगला दिन हम लोग पढ़ेंगे, इसको लिख लो जल्दी से। क्वांटम नंबर खत्म हो गया लेकिन